नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? कैसी चल रही है तैयारी? हाँ? आप लोग सोचते होंगे सर आप रोज यही सवाल पूछते हो, हाँ? कैसी चल रही है तैयारी? हाँ? ऑल गुड? सब ठीक है? सब बढ़िया है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हाँ? और बताओ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कैसा लग रहा है? कैसी चीजें जा रही हैं? तो हम लोगों ने अभी फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कवर किया था लास्ट फ्राइडे को। अब बताओ कैसा लग रहा है? कितना कॉन्फिडेंस बन पा रहा है? फंडामेंटल राइट्स को लेके अच्छा लग रहा है? एक अच्छा आंसर लिख पाओगे? कोशिश करके देखी किसी ने? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो बच्चे, एक ये भी होता है कि कुछ चीजों में ना टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ मैं अब अच्छा आंसर लिख सकता हूँ या सकती हूँ। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर वही वाली बात, क्या वाली बात? अच्छा आप बताओ मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट लाइन जो आप लोगों को करना है। क्या करना है आप सभी लोगों को? एक चीज, प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि बच्चे सही में वहीं से पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। और प्रैक्टिस में इट इज नॉट समथिंग कि आपको लगे कि मैं आज बैठूंगा आंसर लिखने, बैठूंगी आंसर लिखने और बहुत बढ़िया लिख दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। टाइम लगेगा, पर यह है जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी रिजल्ट्स आने लगेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो अब जैसे फंडामेंटल राइट का टॉपिक कवर हो गया है तो कोशिश करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक आंसर लिखने की कोशिश करो आर्टिकल 19 के ऊपर। एक आंसर लिखने की कोशिश करो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, रिलीजन वाला राइट। एक आंसर लिखने की कोशिश करो आर्टिकल 32 पे। टेस्ट आउट करो, ये आसान आर्टिकल्स हैं, इन पे लिखने की कोशिश करो कितना लिख पा रहे हो, तो एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है? चल, तो दोस्तों आज हम सभी लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो होने वाला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए दोस्तों, ये डीपीएसपी का ये जो टॉपिक है, ये आप ये मान के चलिए एवरेज है। ठीक है? एवरेज इन द सेंस कि बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा। मतलब एवरेज कैटेगरी का है, आ भी सकता है और ये भी हो सकता है कि ना आए। पर इस टॉपिक की अच्छी बात क्या है कि यहाँ से एमसीक्यूज तो पक्का आएंगे। एमसीक्यूज एक दो तक तो बन जाते हैं, ये तो बात पक्की है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये जो डीपीएसपी का टॉपिक है इसको पढ़ना बेकार रहेगा या वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? अब देखो डीपीएसपी में क्या करना है हम लोगों को? कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें समझने वाली हैं। और इनफैक्ट जैसे अभी हमने फंडामेंटल राइट का टॉपिक कवर किया, वो काफी कठिन टॉपिक था। उसमें कितनी सारी चीजें हमको डिटेल में जाके पढ़नी पड़ी, समझनी पड़ी, तो बहुत क्लासेस लग गई। डीपीएसपी का बहुत आसान टॉपिक है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, तीन चार आर्टिकल ऐसे आर्टिकल हैं जिनको सच में समझाना पड़ेगा डिटेल में जाके, थोड़ा मतलब जिसको 5-10 मिनट देना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल से आर्टिकल है। ठीक है? तो आर्टिकल 36 से हमारा आज सफर शुरू होगा और ये जाता है आर्टिकल 51 तक। तो मेरा तो कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग डीपीएसपी का टॉपिक कवर कर लें। जिससे क्या हो, जिससे दो फायदे होंगे। कल के दिन हम लोग डीपीएसपी से जुड़े हुए केस लॉस कवर कर लेंगे शुरू में, और बाकी का आगे का डिस्कशन हम लोग आगे ले जाएंगे। और दूसरा, आपको एक मौका मिल जाएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, ये बहुत जरूरी है। ठीक है? तो डीपीएसपी को शुरू करेंगे, पहले बेसिक आइडिया लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे आप नोट करते चलना। अब देखो डीपीएसपी में क्योंकि आर्टिकल्स कई सारे हैं, 36 से लेके 51 तक जाएंगे, तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार जैसे जो सबसे ज्यादा आपको स्ट्रगल फील होगा ना डीपीएसपी के टॉपिक में, वो दोस्तों ये टॉपिक उसमें होगा स्ट्रगल की, कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी हुई है। क्योंकि कई सारे आर्टिकल हैं और कई सारे आर्टिकल्स एक दूसरे से मिलते जुलते हुए से भी हैं। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा इश्यू रहता है कि वो वाली बात अच्छा 42 में लिखी थी या 41 में लिखी थी या 43 में लिखी थी, और प्रीलिम्स में इसी चीज को लेके आपको परेशान करेंगे वो। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब मैं आपको सेशन पढ़ा रहा हूं तो एक रजिस्टर को लेके बैठो साथ में, और हर आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको हाईलाइट करूंगा उनको लिखते चलना कि ये वाला आर्टिकल है, इसमें ये बातें याद रखनी है,
ये वाला आर्टिकल है, इसमें ये बातें याद रखनी है, ये वाला आर्टिकल है, इसमें ये बातें याद रखनी है। उससे क्या है ना, आपकी वो जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आज थोड़ा सा मेहनत कर लेना, थोड़ी सी चीजें लिख लेना। और जैसे मेरे को एक बच्चा याद दिला रहा है कि हमारा एक केस बचा हुआ है हमारा एक केस रह गया था। हम लोग जब फंडामेंटल राइट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक केस बाकी रह गया था। वो शायद केस किस चीज से जुड़ा हुआ था, अब हाँ वो चलो हम लोग पीपीटी खोल के देख लेंगे। राइट टू रिलीजन से शायद डीटी वगैरह का उसमें कोई बात थी। चलो तो एक बार बच्चे मेरे को और रिमाइंड करना, ठीक है, थोड़ी सी आपकी मेहनत हेल्प मांग रहा हूँ। एक बार मेरे को और रिमाइंड कर देना 5:30 के अराउंड, जब मैं सेशन को खत्म कर रहा हूँ तो फटाफट से आपको उस केस को कवर करा दूंगा। शुरू में ठीक नहीं रहेगा, फ्लो टूट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चल शुरू करते हैं आज का सेशन। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये होते क्या है पहले इनको समझते हैं। तो आप बेसिक सी डिटेल्स ले लो। सबसे पहले ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, पार्ट 4 है, ठीक है, जो बात करता है किसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। अब जैसे फंडामेंटल राइट का टॉपिक है तो आप लोग आसानी से समझ गए थे, आप लोग आसानी से समझ गए थे कि फंडामेंटल। अब देखो सारा डिस्कशन बंद कर दो, बिल्कुल फोकस करो मेरी तरफ, बिल्कुल ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का टॉपिक है उसको समझना सबसे पहले जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़े तो आप सब लोगों को पता था कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। ये वो अधिकार हैं जो भारतीय व्यक्तियों को मिले हैं और ऐसे अधिकार हैं जिनको लेके आप कोर्ट ऑफ लॉ जा सकते हो, इसलिए उनको फंडामेंटल बोल रहे हैं। अब पार्ट 4 में ये डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनका पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, आप उनको समझने की कोशिश करो। और देखो बहुत आसान तरीका है समझने का, और जो भी बातें मैं बोलता हूं ना दोस्तों, ये आपका इंट्रोडक्शन बनेंगी। जब आप मेंस में आंसर लिखोगे ना, ऐसी बातों को आपको लिखना है अपने इंट्रोडक्शन में। जैसे मैं क्या बोलने जा रहा हूं दोस्तों, देखो हम जब देखते हैं अपने इस दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के देश हैं, और दोस्तों किसी भी देश को उठा के देख लो, हर एक देश की अपनी एक फिलॉसफी है, अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक एम है। वो लोग उसी के अनुसार चलते हैं। ध्यान से देखो, किसी भी देश की हिस्ट्री को ऑब्जर्व करो, सरकारें हजारों आई, हजारों सरकारें गई, पर फिर भी देखना किसी भी देश के संबंध में जो मोरल लेस उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। जैसे अमेरिका को ले लो फॉर एग्जांपल, कितने सालों पुरानी उनकी हिस्ट्री है, राइट। कितने प्रेसिडेंट बने, कितने प्रेसिडेंट चले गए, पर फिर भी अगर आप उनकी हिस्ट्री को आप ऑब्जर्व करो, कुछ एलिमेंट्स आपको शुरू से लेके आज तक मिलेंगे और वो हमेशा रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। जैसे उनका जो कैपिटलिज्म वाला थ्योरी है वो हमेशा रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा प्रॉफिट कमाना रहता है। लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो हमेशा वहां रहेंगे। अब ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आप रशिया को उठा के देख लो। अब रशिया से पहले सोवियत यूनियन रहा, उससे पुरानी भी उनकी हिस्ट्री रही। आप उसको पूरी तरीके से ट्रेस करो, उस देश की हिस्ट्री में आपको कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको आज भी मिलेंगे और आगे भी रहेंगे। ऐसा क्यों है? जैसे सोवरिन, जो जैसे कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वहां पे रशिया में इसकी बहुत वैल्यू है, सोसाइटी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इंडिविजुअल की इतनी वैल्यू नहीं है। अमेरिका में इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सोसाइटी की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों हो पाता है उसको समझते हैं दोस्तों। किसी भी देश की कुछ बिल्कुल बेसिक वैल्यूज होती हैं, जिन बेसिक वैल्यूज को देश कभी छोड़ता नहीं है। अब हमारे साथ क्या हुआ, अब अभी आजाद हुए 70-75 साल पहले, और जिस समय पे हम लोग आजाद हुए हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम उस रास्ते पे भी जा सकते थे जिस रास्ते पे अमेरिका जा रहा था, हम लोग उस रास्ते पे भी जा सकते थे जिस रास्ते पे रशिया जा रहा था, यूएसएसआर जा रहा था उस समय का, सोवियत यूनियन। उस रास्ते पे भी जा सकते थे जिस पे चाइना चल रहा था, ठीक है। ऐसे हम लोगों पे कई ऑप्शंस थे, कई सारे प्रिंसिपल्स थे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कुछ फैसले लिए, कुछ कठिन फैसले लिए कि हम क्या चाहते हैं, कि हमारा देश कैसा बने, हम अपने देश को कैसा बनते हुए देखना चाहते हैं। अब यही बात उन्होंने इस चैप्टर के अंदर डाली। किसके अंदर? इस पार्ट 4 के अंदर, जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की। और ये कुछ भी नहीं है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो यहां पे लिखे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके से आप मान लीजिए आदेश हैं, या फिर मान लीजिए राय है या सजेशंस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स दे रहे हैं आगे आने वाली सरकारों को।
और कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार की पॉलिसी बनानी है, इस प्रकार का नियम बनाना है, इस प्रकार का लॉ बनाना है जिससे हमारा देश इस प्रकार का बन सके। कहने का मतलब है आपके सामने एक एम रख रहे हैं कि देखो हमें हमारा देश ऐसा बनाना है, हमको हमारे देश के अंदर ये सारे बिंदु चाहिए। अब आप जो भी पॉलिसी बनाओगे, जो भी कानून बनाओगे, इन्हीं एम को दिमाग में रखते हुए बनाओगे। तो जितनी भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे पार्ट के अंदर, सबके अंदर वही बात होगी कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। और ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। कि स्टेट ऐसा कानून बनाए, स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए कि हमारा देश इस एम को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। ठीक है, यही कॉमन थ्रेड रहेगा हर एक आर्टिकल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? अब शुरू कर रहा हूं आर्टिकल 36 से। अब दोस्तों जो आर्टिकल 36 है, जो सबसे पहला आर्टिकल है, ये डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। और किसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है? स्टेट शब्द की। अब आपको याद होगा जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को शुरू किया था, पार्ट को शुरू किया था, मतलब पार्ट 3 को शुरू किया था, तो जो सबसे पहला आर्टिकल आया था, आर्टिकल 12, वो क्या करता था? स्टेट की ही डेफिनेशन प्रोवाइड कराता था। सही बात है। अब यहां पे डीपीएसपी का जो पार्ट है, पार्ट 4, इसमें भी जो पहला आर्टिकल है 36, ये भी स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करा रहा है। पर एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 36 स्टेट की कोई नई डेफिनेशन नहीं दे रहा है जो आर्टिकल 12 से अलग हो। आर्टिकल 36 सिंपली ये कह रहा है कि जो स्टेट की डेफिनेशन हम लोगों ने आर्टिकल 12 में पढ़ी है, हम उसी डेफिनेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे डीपीएसपी में भी। मतलब जब किसी भी आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक स्टेट शब्द लिखा दिखाई देगा हम लोगों को, उस स्टेट शब्द का दोस्तों वही मतलब होगा जो मतलब हमने समझा था आर्टिकल 12 के अंदर। मतलब वही पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, वही मतलब डीपीएसपी पे भी लागू होता है। बस इतनी सी बात कही गई है आर्टिकल 36 के अंदर। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है। जो मेन प्रोविजन शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं आर्टिकल 37 से। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी प्रावधान हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, वो दोस्तों एनफोर्सिएबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट के अंदर। पर ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये फिर भी फंडामेंटल माने जाएंगे। किस चीज में फंडामेंटल माने जाएंगे? हमारे देश की गवर्नेंस में। और ये ड्यूटी होगी, ध्यान से देखिए, ये ड्यूटी होगी हमारे स्टेट की कि वो इन प्रिंसिपल्स को या इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कानून बनाए। तो देखो दो बातें हैं, दोनों बातों को बारी बारी से समझना है और आपके इंट्रोडक्शन में लिखना है मेंस के आंसर में। जैसे सबसे पहली बात आप लिखोगे स्टेट की डेफिनेशन की बात करते ही, कि ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये एनफोर्सिएबल नहीं है। एनफोर्सिएबल ना होने का मतलब क्या हुआ? कि अगर मान लो स्टेट जो है किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा करने में फेल हो जाती है, भले ही लिखा हुआ है किसी आर्टिकल के अंदर कि स्टेट को ऐसा कानून बनाना है, और स्टेट नहीं बनाती है ऐसा कानून, तो आप इस बात की शिकायत करने कोर्ट के पास नहीं जा सकते। पर फंडामेंटल राइट्स के साथ ऐसा नहीं था, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल थे। अगर स्टेट आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करती थी तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे ना, आर्टिकल 32 के अंदर। डीपीएसपी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट के सामने नहीं लेके जा सकते स्टेट को, ये पहली बात है। दूसरी बात, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो एनफोर्सिएबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल किस सेंस में है? क्योंकि ये ड्यूटी इंपोज करते हैं किसके ऊपर? हमारे स्टेट के ऊपर, कि वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही कानून बनाएगा और हमारे देश का जो गवर्नेंस होगा वो इन्हीं सिद्धांतों पर चलेगा। एनफोर्सिएबल नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट उतने ही हैं जितने की फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। ये हो गया दोस्तों आपका आर्टिकल 37। तो जैसे ही आप आर्टिकल 36 और 37 लिख लोगे, उनका जो बात लिख लोगे, तो आपके आंसर का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब जो आगे का डिस्कशन है, एवरीथिंग
जो भी हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम बारी बारी से अलग अलग प्रिंसिपल्स को देखेंगे कि ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल है। ध्यान से देखिएगा और वही बात याद रखिए, अपने रजिस्टर में एक एक लाइन में या एक एक शब्द में लिखते चलिएगा उन चीजों को जो मैं हाईलाइट करूंगा, केवल जितना हाईलाइट करूं उतना लिखना है। आर्टिकल 38 को देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 38 कहता है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या कह रहा है, इसके क्लॉज 1 को पढ़ते हैं। द स्टेट शैल स्ट्राइव, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात, a social order, a social order in which justice, in which justice, social, economic and political shall inform the institutions of the national life। अब आपको भाषा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस आर्टिकल को खुद पढ़ने बैठो और इसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा, पर भाषा इतनी एडवांस यूज कर देते हैं जिससे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके संबंध में केवल और केवल एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या है, ध्यान से सुनिए। राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है। क्या जिम्मेदारी डाली गई है कि उनको एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है। सोशल ऑर्डर का मतलब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिस व्यवस्था के अंदर दोस्तों न्याय होना चाहिए। अब न्याय की बात आपको याद होगा, जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था वहां पे भी की थी, और वहां पे भी जब मैंने जस्टिस शब्द का इस्तेमाल किया था उसके आगे 3 अक्षर लिखे हुए थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पे भी जब जस्टिस का जिक्र किया गया है, जब ये बात बोली जा रही है कि एक सोशल ऑर्डर बनाना है, एक सामाजिक व्यवस्था बना दी है जिसमें न्याय हो, उसके आगे लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या हुआ कि न्याय पूरक हो वो हमारा सोशल ऑर्डर, जिसमें जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, जिसमें आर्थिक न्याय भी हो और जिसमें राजनीतिक न्याय भी हो। मतलब जब हम न्याय की बात करते हैं हमारे समाज के अंदर, वो खोखली बात नहीं है कि न्याय होगा। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया है कि न्याय कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो है नहीं कि आपने 1 to 1 किया तो हो गया, ये हो गया न्याय, ऐसा नहीं। न्याय में हम क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है न्याय को समझने के लिए, परिस्थितियां, कि ओवरऑल सर्कमस्टांसेस क्या है। उन सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करे बिना हम समझ ही नहीं सकते कि किसी भी परिस्थिति में न्याय हो रहा है या नहीं। इसलिए दोस्तों हमारी स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के क्लॉज 1 के अंदर कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है जहां पर जस्टिस हो, जहां पर जस्टिस हो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप इसके क्लॉज 2 को देखोगे तो क्या बोल रहा है वो, इसी बात को आगे ले जा रहा है। ये क्या कह रहा है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर strive to minimize, strive to minimize the inequalities in income, inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। फिर से वही बात, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात को समझना है। 2 बातें, मात्र 2 बातें यहां पर क्लॉज 2 के अंदर बोला जा रहा है। राज्य की ये जिम्मेदारी है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे लॉज बनाए जिसके माध्यम से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो कम से कम हो सके। अब इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों देखिए, आप सब इतना तो समझते ही होंगे कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो हर एक इंडिविजुअल है, उसकी अलग-अलग कॉम्पिटेंसी होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज़्यादा लायक होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है। दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो शायद उतने लायक ना हो, शायद उतने मेहनती ना हो, शायद उतने समझदार ना हो। इसकी वजह से परिणाम क्या होगा कि एक व्यक्ति है, वो जीवन में आगे बढ़ेगा, उसे सक्सेस मिलेगी, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई वो अच्छी करेगा। पर वहीं एक दूसरा व्यक्ति होगा जो शायद इतना अच्छा जीवन में नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा कि वो जो पैसा कमाएंगे, जिस प्रकार की वो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे और उनके बदले जो रिटर्न्स आएंगे, वो ऊपर नीचे होंगे। जो बढ़िया व्यक्ति है, जिसने मेहनत की है जीवन में, अच्छी पढ़ाई की है तो अच्छी नौकरी पाई है, अच्छी नौकरी पाई है तो मोटा पैसा पाया है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी तरफ वो जो व्यक्ति है जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसकी सैलरी कम है। अब आप बताओ, इस पूरी सिनेरियो में, इस पूरे सिचुएशन में आपको कुछ भी गलत लग रहा है, कुछ भी इनजस्टिस लग रहा है? अगर लग रहा है तो वाई टाइप करो, नहीं लग रहा है तो एन टाइप करो, आप खुद इंटरप्रेट करो। एक व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है क्योंकि वो ज्यादा लायक है, एक व्यक्ति कम कमा रहा है क्योंकि वो कम लायक है। उसमें कुछ भी आपको अन्याय लग रहा है क्या? कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है जिसके लिए राज्य को इंटरफेयर करने की जरूरत है? तो जैसा मैं देख पा रहा हूं, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं, ये तो नॉर्मल है। कोई व्यक्ति ज्यादा अच्छा कर रहा है तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। पर कुछ बच्चे मैं अभी भी देख पा रहा हूं जो बोल रहे हैं कि ये गलत है। अब देखिए, ये थोड़ी सोचने की बात है कि उन बच्चों को क्या गलत लग रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चे, फंडामेंटल रूप से, फंडामेंटल तौर से तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बात गलत नहीं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है, कोई बात नहीं है। उनमें इनकम इनइक्वालिटी होगी ही होगी और वो जस्टिफाइड भी है। पर दोस्तों, जब ये इनकम इनइक्वालिटी, अब सुनिएगा, गलत कब हो जाता है? इनकम इनइक्वालिटी हो, इससे परेशानी नहीं है। परेशानी है इस बात से कि इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए, इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि एक व्यक्ति पैसे की बर्बादी कर सकता है और एक व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। मतलब अपनी वो बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहा, चाहे उसका कुछ भी कारण हो, कुछ भी कारण हो वो कम टैलेंटेड, नहीं हो वो पढ़ा लिखा, फिर भी। तो इनकम इनइक्वालिटी हर सोसाइटी के अंदर होंगी, ये जस्टिफाइड है। पर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस इनकम इनइक्वालिटी को जितना कम हो सके उतना कम करे। इसलिए आप देखो, यहां पे ये नहीं लिखा है कि इनकम इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा या फिनिश कर दिया जाएगा। यहां पे बोला जा रहा है इनकम इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जाएगा, कम से कम करने की कोशिश हो। एक व्यक्ति जीवन में अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा करे, एक व्यक्ति जो शायद उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा है, कोई बात नहीं, पर उन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो कि वो परिस्थिति अन्याय वाली हो जाए। जो जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो हमको क्या करने हैं? इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। अब ये तो दोस्तों पैसे वाली बात है, इनकम वाली बात है। अब तीन चीजों का जिक्र और किया गया है स्पेसिफिकली। एक है स्टेटस, एक है फैसिलिटी और एक है अपॉर्चुनिटी। और एक बात बताऊं, ये तीनों ही चीजें पैसे से ही जुड़ी हुई है, इनकम से ही जुड़ी हुई है। स्टेटस भी इनकम से जुड़ा हुआ है, फैसिलिटी भी इनकम से जुड़ी हुई है, अपॉर्चुनिटीज भी इनकम से जुड़ी हुई है। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो दोस्तों, अगर मान लो हम इनकम को लेकर इनइक्वालिटीज को कम कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, मतलब लोगों पे कम ज्यादा पैसा है पर फिर भी हर एक व्यक्ति पे इतना पैसा है कि वो अच्छा जीवन जी पा रहा है, उससे क्या होगा कि लोगों की स्टेटस में तो फर्क रहेगा। देखो स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब होता है कि समाज किसी व्यक्ति को किस किस तरीके से देखता है। और जब समाज किसी व्यक्ति को देखता है, उसका आंकलन करता है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक फैक्टर होता है कि वो व्यक्ति कितना कमाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सभी मानेंगे। इसके अलावा फैक्टर होता है कि वो किस धर्म का व्यक्ति है,
उस धर्म में किस जाति का व्यक्ति है, वो कहाँ का रहने वाला है। तो ये काफी फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति का स्टेटस बनाते हैं। सही बात है। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली, पर कोशिश करनी है कि जितनी समानता आ पाए, जितनी इनइक्वालिटीज हैं, उतनी वो कम हो सके। कि ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को समाज बहुत बुरी तरीके से देखे और किसी व्यक्ति को समाज राजा बना के रखे किसी भी कारणवश। इसी तरीके से फैसिलिटीज की बात है कि कोई भी व्यक्ति है जो समाज का भागी है, समाज का हिस्सा है, उस व्यक्ति को फैसिलिटीज मिले, बहुत अच्छी बात है कि उसको अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, उसको सुविधाएं मिल रही हैं, पर उन सुविधाओं में उतना बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति सरवाइव भी ना कर पाए और दूसरा व्यक्ति बर्बादी की स्थिति में हो। ठीक है। इसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से है ये अपॉर्चुनिटीज वाली बात। अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को समान अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है। मौका मिलना और उस मौके का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना, ये दो अलग चीजें हैं, पर कम से कम हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, ये जरूरी है। पर दोस्तों प्रैक्टिकलिटी देखो, दुनिया में आप कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी देख पा रहे होगे अपने आसपास जो पैसे से नहीं जुड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन को ले लो, क्वालिटी एजुकेशन को ले लो। क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है और एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, उन दोनों के बच्चों के पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है अच्छी एजुकेशन पाने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से एक बच्चा जो एक उसके जिसके पिताजी बहुत रिच हैं, एक बच्चा जिसके पिताजी शायद इतने रिच नहीं है, क्या आपको लग रहा है इन दोनों बच्चों के पास बराबर अपॉर्चुनिटी है अच्छी नौकरी पाने की या अच्छा व्यापार करने की? नहीं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात। इससे क्या पता चलता है कि अपॉर्चुनिटीज सीधे तौर पर इनकम से जुड़ी होती हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जब हम इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करेंगे इनकम में, तो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज भले ही बराबर ना हो पाए सबके लिए, पर पर्याप्त हो पाएंगे। मतलब हर एक बच्चे को लगभग इतना मौका तो मिल पाएगा कि वो अपने जीवन में उतना कर ले जिससे उसका गुजारा हो जाए और उसके परिवार का गुजारा हो जाए। इतनी अपॉर्चुनिटीज एंश्योर करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो क्लॉज 2 के अंदर एक तो याद हो गया होगा समझते समझते ही कि इनकम की इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है और स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है कि वो खत्म हो सके। और उसमें इनकम की इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो ये दो क्लॉज हैं जो हमको आर्टिकल 38 के अंदर याद रखने हैं। पहले में सोशल ऑर्डर जो जस्टिस पे आधारित हो, और दूसरे में इनकम की इनइक्वालिटीज, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज। इनको मिनिमाइज करना है और हटाना है, खत्म करना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आर्टिकल 39 पे, और नोट करते चल रहे हो। उम्मीद है कि जो मैंने आपको यहां पे हाईलाइट किया था, ब्रैकेट बनाया था, आपने उन सारी चीजों को नोट किया था। अब देखो आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये क्या कह रहा है? थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। द स्टेट शेल in particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, adequate means of livelihood। ठीक है, अभी आगे पढ़ा देता हूं, फिर साथ में समझा दूंगा। that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as to best serve the common good। इन दोनों को समझते हैं पहले साथ में।
ठीक है, पहले इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, हमारे राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो हर एक भारतीय नागरिक को, ध्यान से देखिएगा सिटीजन लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, कि वो हर एक भारतीय नागरिक को एंश्योर करे कि उसको एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिले। क्या? एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या है? मींस ऑफ लाइवलीहुड का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के पास वो तरीके हों जिन तरीकों का इस्तेमाल करके वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा सके। ठीक है, मींस ऑफ लाइवलीहुड होने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति के पास वो संसाधन हो, वो तरीके हो जिनका इस्तेमाल करके वो अपना गुजारा कर सके, रोजी रोटी कमा सके। तो हमारे राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो हर एक भारतीय नागरिक को, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, जब मैं कह रहा हूं हर एक भारतीय नागरिक को, तो उसमें पुरुष भी इंक्लूडेड हैं और महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं। मैन एंड वुमेन दोनों के संबंध में ये जिम्मेदारी है स्टेट की, केवल मैन के संबंध में नहीं है, कि वो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंश्योर करेंगे, हर एक व्यक्ति को इतने मौके देंगे अपने रोजगार कमाने के जो पर्याप्त हो, जो उनका गुजारा करने के लिए काफी हो। तो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। जो हमारा ये दूसरा वाला मैंने आपको बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? हमारा राज्य अपने कानून के माध्यम से, अपनी पॉलिसीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी कम्युनिटी की जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारी कम्युनिटी की जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से उनका बंटवारा किया जाए कि हर एक व्यक्ति को उनकी ओनरशिप मिल पाए, कंट्रोल मिल पाए, जिससे क्या होगा? कॉमन गुड होगा। कॉमन गुड होने का मतलब क्या है? हर व्यक्ति का भला होगा। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। दोस्तों समझिए, कोई भी समाज है, कोई भी देश है, उसकी कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, जिन रिसोर्सेज पे वो निर्भर करता है। ठीक है, जैसे जमीन है, पानी है, बाकी की जो चीजें। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इनका इस्तेमाल अगर पूरे समाज के भले के लिए किया जाए तो पूरे समाज का भला होगा, और अगर केवल यही मटेरियल रिसोर्सेज कुछ गिने चुने हाथों तक सीमित रह जाएं, कुछ बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस तक सीमित रह जाएं, तो क्या होगा कि उन्हीं लोगों का भला होगा और पूरा जो समाज है वो पिछड़ जाएगा, वो वंचित रह जाएगा। तो कई बार क्या होता है, किसी देश में पैसे की परेशानी नहीं होती, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं होती, वो रिसोर्सेज का जो वितरण है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारे मटेरियल रिसोर्सेज का, हमारे देश के मटेरियल रिसोर्सेज का वो ऐसे इस्तेमाल करें, उनकी ओनरशिप और कंट्रोल को इस तरीके से रेगुलेट करें जिससे हर एक व्यक्ति का भला हो, हमारे पूरे समाज का भला हो, ना कि कुछ ही गिने चुने लोगों का। ठीक है, तो इसमें मटेरियल रिसोर्सेज याद रखना है, कॉमन गुड याद रखना है। और इसी से मिलता जुलता है अगला वाला क्लॉज सी। ये क्या कहता है? that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। मतलब हमारे राज्य की ये जिम्मेदारी है, कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो इस प्रकार से काम करे कि जो वेल्थ है, हमारे देश की जो पूंजी है, वो कुछ ही हाथों तक सीमित होकर ना रह जाए, ये किसकी बात हो रही है? वेल्थ की बात हो रही है, पूंजी की बात हो रही है किसी भी देश के। अब दूसरी बात जो है वो है मींस ऑफ प्रोडक्शन की। मींस ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है?
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब है उत्पादन के साधन। वो जो साधन हैं जो हमारे समाज के हैं, जिनका इस्तेमाल करके हमारा देश उत्पाद करता है, चीजों को प्रोड्यूस करता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, उनका भी जो कंट्रोल है वो कुछ गिने चुने हाथों में नहीं जाना चाहिए। इन दोनों ही चीजों से क्या होगा, अगर वेल्थ का कंसंट्रेशन हो जाएगा या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि समाज का बुरा होगा, कॉमन डेट्रीमेंट होगा। मतलब हर एक व्यक्ति का जो समाज को बिलोंग करता है उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट काफी हद तक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये मटेरियल रिसोर्सेस की बात करता है और ये इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है, और फोकस करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या एग्जांपल दूं, केवल समझने वाली बातें हैं, बेसिक बेसिक सी बातें हैं बेटा। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखो, ये देखिए, ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज वाले उसका क्वेश्चन का ये फेवरेट क्वेश्चन है, दैट देयर इज इक्वल पे, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो, कहने को दो लाइनें हैं पर बड़ी ही सटीक बात कह के कही है, ध्यान से समझना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसको समझना इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको पढ़ने में लग रहा है। आपको दो परिस्थितियां देता हूं, दोनों परिस्थितियों में बताना कि कहां पे इक्वल पे फॉर इक्वल पर वर्क का प्रिंसिपल लागू हो रहा है। मानो एक महिला है और एक पुरुष है, ठीक है, वो किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी का नाम है एक्स, एक्स कंपनी है फॉर एग्जांपल। अब ये दोनों ही, महिला भी और पुरुष भी, ये दोनों एक ही पद पे हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, बराबर इनके ड्यूटी आवर्स है, मतलब 8-8 घंटे दोनों काम करते हैं, दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा है, एक ही जैसी जिम्मेदारी। एक तो ये परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति क्या है कि एक महिला है, एक पुरुष है, वो भी इसी एक्स कंपनी में काम करते हैं, पर जो पुरुष है उसका काम अलग है। उसका काम है कि वो कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर बनाता है, फॉर एग्जांपल कोडिंग वगैरह करता है, और उसके जो ऑफिस आवर्स है वो अराउंड मान लो 10 घंटे हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसी ऑफिस में एक और महिला है, वो महिला क्या करती है, वो महिला मानो पेंट्री संभालती है। पेंट्री का मतलब है कि खाना पीने की व्यवस्था करती है, कैंटीन में काम करती है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके जो वर्किंग आवर्स है मान लो फॉर एग्जांपल उसके वर्किंग आवर्स है 8 घंटे। क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब ये है कि ये जो पुरुष है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, और ये जो महिला है जो कैंटीन में काम कर रही है, ये जो पुरुष है जो 8 घंटे काम 10 घंटे काम कर रहा है, और ये जो महिला है जो 8 घंटे काम कर रही है, कि इनको बराबर पैसे मिले? या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब है कि वो जो महिला और वो जो पुरुष थे जो एक ही पद पे काम कर रहे थे, एक ही जैसा काम कर रहे थे, उनको बराबर पैसे मिले? इसको नाम देते हैं एग्जाम्पल 1, इसको देते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 वो वाला जब एक ही पद पे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, और एग्जाम्पल 2 वो वाला जिसमें एक कैंटीन में काम कर रही है महिला और वो सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो कहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई होगा? वेरी गुड। इस छोटी सी बात को कई लोग समझते नहीं है। वो समझते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब हर परिस्थिति में अगर महिला पुरुष हैं तो उनको बराबर पैसा मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता कि वो काम क्या कर रहे हैं और कितनी देर कर रहे हैं। नहीं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल दोस्तों तभी अप्लाई होता है जब दो एम्प्लॉयज के संबंध में जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम टू सेम, चाहे वो नेचर ऑफ वर्क हो, चाहे वो ऑफिस आवर्स हो, हर चीज तब अप्लाई होता है। और यहां पर स्टेट को बोला जा रहा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी हर एक परिस्थिति में ये सुनिश्चित करे कि महिलाओं को और पुरुष को सेम पे मिले, उनके संबंध में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद आता है दोस्तों क्लॉज ई, सब क्लॉज ई। ये क्या कहता है? दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, are not abused, and that the citizens are not forced by economic necessity, economic necessity
टू एंटर एवोकेशंस अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमारे डीपीएसपीज में वर्कर्स से संबंधित कई सारे आर्टिकल हैं, ठीक है। अभी ये पढ़ रहे हैं, आगे भी अन्य कई सारे आर्टिकल्स आएंगे जहां पे वर्कर्स की बात होगी। तो वर्कर्स के संबंध में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी वाली बात कौन से आर्टिकल में लिखी है। कुछ नहीं करना है, नोट करते चलना है। जैसे ये जो क्लॉज ई आप अपने सामने देख रहे हो, ये दो कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा है। पहली कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा है वर्कर्स की, और वर्कर्स चाहे महिला हो चाहे पुरुष। दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा है ये बच्चों की, चिल्ड्रन की, ठीक है। और क्या कह रहा है उसको समझो। बोला जा रहा है कि ये जो वर्कर्स हैं, उनके जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है, उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, या फिर जो बच्चे हैं उनकी जो मासूम उम्र है, उसका एब्यूज नहीं होना चाहिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। देखो, हम लोग पहले लेवल पे तो लड़ाई करते हैं इस बात की कि हमको काम मिले, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। सबसे पहली तो लड़ाई इस बात की हो जाती है। जब हमको काम मिल जाता है तब हमारी लड़ाई होती है इस बात की कि हमको उस काम के अंदर, उस नौकरी के अंदर एक्सप्लॉइट ना किया जाए, एब्यूज ना किया जाए, हमारा शोषण ना। तो यहां पे उस दूसरे ही लेवल की बात हो रही है कि वर्कर्स है, काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, पर काम इस प्रकार का ना हो या इस प्रकार से ना करवाया जाए कि वर्कर्स या बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनकी स्ट्रेंथ पर, या फिर उनकी टेंडर एज पर, मासूम उम्र पर बुरा प्रभाव पड़े। और दूसरा भाग सबसे बढ़िया है, ये बोलता है कि हमारे राज्य की ये जिम्मेदारी है, हमारे राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि भारतीय नागरिक या फिर कोई भी भारतीय नागरिक कभी भी मजबूर ना हो। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी भारतीय नागरिक कभी भी मजबूर ना हो किसी भी ऐसे काम को करने के लिए, किसी भी ऐसी नौकरी को करने के लिए जो नौकरी उसकी उम्र के हिसाब से या उसकी ताकत के हिसाब से उसके लिए सूटेबल ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया है, अब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो मजबूर है कि वो किसी फैक्ट्री या माइन में काम कर रहा है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो इस दूसरे पार्ट के अंदर गिरेगी। अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण उसे ऐसा काम करना पड़ रहा है जो उसकी उम्र और उसकी स्ट्रेंथ अलाउ नहीं कर रही है उसको। यहां पे स्टेट की जिम्मेदारी आती है। इसलिए आप देखते हो हमारे देश में कितने सारे वृद्ध आश्रम है जहां पे बूढ़े लोगों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उन्हें बिल्कुल खाना पीना सब कुछ दिया जाता है फ्री ऑफ चार्ज। क्यों है? स्टेट अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे निभा रही है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्णतः से निभा रही है, पर कोशिश इस तरफ ही रहेगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ई में क्या याद रखना है? वर्कर्स और चिल्ड्रन की हेल्थ, स्ट्रेंथ और उनकी एज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उनको एब्यूज नहीं किया जाएगा, और कभी भी किसी की भारतीय नागरिक की मजबूरी ना बने कि वो इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण ऐसा काम करे जो उसकी एज के लिए या उसकी स्ट्रेंथ के लिए सुटेबल ना हो। ये क्या है? पॉइंट ई है। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट एफ पे, that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment। अब दोस्तों वही बात जो मैंने अभी वर्कर्स के संबंध में कही, इसी तरीके से बच्चों के संबंध में भी हमारे सामने कई ऐसे आर्टिकल्स आएंगे इस डीपीएसपी के टॉपिक के अंदर जो बच्चों की बात करेंगे, और वहां पे भी यही सिचुएशन होती है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चों के संबंध में ये बात कौन से आर्टिकल में की गई है। तो जहां तक इस वाले पॉइंट की बात है, एफ वाले पॉइंट की बात है, यहां पे आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बेसिक सा प्रोविजन है। ये कहता है कि हमारे राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको मौके मिले, जिन मौकों का इस्तेमाल करके वो एक हेल्दी मैनर में बड़े हों, उनकी एक गरिमा डेवलप्ड हो, उनमें एक डिग्निटी आए, और उनका कभी भी किसी भी प्रकार से
एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, मटीरियल अबांडनमेंट ना हो सके। मटीरियल अबांडन मतलब होता है किसी बच्चे को छोड़ दिया, अब उसका कोई है ही नहीं सहारा, उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है। तो आप देखते होंगे कि कितने सारे हमारे यहाँ ऐसे संस्थाएं हैं जो बच्चों के भले के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनको छोड़ दिया जाता है। वो सब कहाँ से निकल रहा है? यहीं से निकल रहा है, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे हर एक बच्चा एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, एक गरिमापूर्ण परिस्थितियों में बड़ा हो, और उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, उसका मटेरियल अबांडनमेंट ना हो पाए। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 39 में हमने टोटल 5 अलग अलग डीपीएसपी की बात करी। फटाफट से रिवाइज करा रहा हूं, एक बार अपने नोट्स में क्रॉस चेक कर लेना कि वो शब्द आपने लिख लिया है। जैसे सबसे पहला है एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, फिर दूसरा है मटेरियल रिसोर्सेस, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, चौथा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और पांचवा है वर्कर्स चिल्ड्रन। ठीक है, और आखिरी में चिल्ड्रन डिग्निटी और एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये हमारे 5 अधिकार हैं, 5 नहीं सॉरी 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार क्या मतलब 6 डीपीएसपीज हैं जो आर्टिकल 39 के अंदर दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं अगले जिस आर्टिकल पे लेके जा रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39A, क्योंकि ये हमारे लीगल सिस्टम से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, तो इसका बड़ा ध्यान से देखना। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये क्या कहता है? द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on the basis of equal opportunity and in particular provide free legal aid। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reasons of economic or other disabilities। अब दोस्तों देखिए, आर्टिकल 39A को समझने से पहले एक हल्का सा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दोस्तों आपको क्या लगता है, मानिए एक तरफ एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति गरीब है, मान लो किसान है, और किसान का मतलब है मेरा उसके पास अपनी कोई जमीन वगैरह नहीं है, बटाई वगैरह पे मतलब रेंट पे लेके वो किसानी करता है। ठीक है, अब उसका एक छोटा सा घर है कहीं पे गांव में, छोटी सी जमीन है, उस पर उसने अपनी झोपड़ी वोपड़ी बना रखी है। अब उस जमीन पर किसी पड़ोसी ने, जो पावरफुल बंदा है, उसने कब्जा कर लिया है और इस किसान को बाहर निकाल के फेंक दिया है। पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन है कि एक व्यक्ति है, शहर में रहता है, अच्छा पैसा कमाता है, उसका व्यापार है, उसने एक प्लॉट खरीदा था किसी दूसरे शहर में, और वो प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, वो सोच रहा था कि उसको कभी डेवलप करवाएगा, खाली पड़ा हुआ था। उस प्लॉट पर वहीं के किसी लोकल गुंडे ने, कोई बाहुबली टाइप के बंदे ने उस प्लॉट पे कब्जा कर लिया है और उसको निकाल के फेंक दिया है। अब देखो दोनों परिस्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसकी जमीन पे कब्जा करके उसको फेंक दिया गया है, दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसकी जमीन पे कब्जा करके उसको फेंक दिया गया है। अब आप मुझे खुद बताइए अपना दिमाग लगा के, क्या आपको लगता है कि इन दोनों ही लोगों के पास बराबर के मौके हैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के? अगर हैं बराबर के मौके तो यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नो टाइप करो, और बहुत सोच समझ के बताना। क्या आपको लगता है जैसी हमारी न्यायिक व्यवस्था है अभी के समय पे, वो इन दोनों को बराबर के मौके देगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सके? अब मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, जैसे काफी ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है, और ये बच्चे प्रैक्टिकलिटी देख के बोल रहे हैं, और काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हैं, वो शायद कानून को देखते हुए बोल रहे हैं। देखिए सच्ची बात तो ये है कि दोनों के पास बराबर मौके नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारा जुडिशियल सिस्टम काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जाम्पल,
अब ये व्यक्ति है जिसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अब इसको केस फाइल करना होगा, सिविल कोर्ट में जाके केस फाइल करना होगा। केस फाइल करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वकील। सबसे पहले क्या चाहिए? वकील। वकील के लिए क्या चाहिए? पैसा। पहला रेस्ट्रिक्शन आ गया, पहला फर्क आ गया, पहले लेवल पे ही फर्क आ गया। चलो वकील हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब सूट फाइल करना है। सूट फाइल करने के लिए क्या चाहिए? कोर्ट फी, फिर से पैसे, फिर से फर्क आ गया, किस पे है किस पे नहीं है। सही बात है, चलो कोर्ट फी भी दे दी। अब केस चल रहा है, केस में तारीख पे तारीख पड़े जा रही है, हर बार ट्रेवल करना पड़ रहा है, फिर से पैसे का फर्क आ गया, फिर से डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसमें कोई झूठ बात नहीं है बच्चे कि इन रियलिटी जुडिशियल सिस्टम से न्याय किसको मिल पाएगा या किसको नहीं मिल पाएगा, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इकोनॉमिक वाइज वो पार्टी कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि जो जस्टिस भी समाज के अंदर फ्री में नहीं आता, जस्टिस का भी एक रेट है, एक प्राइस है। सही बात है, ठीक है। अब ऐसी व्यवस्था है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं निकाल सकते हम लोग व्यवस्था को बदल नहीं सकते, पर उसमें कुछ सुधार तो कर सकते हैं, कुछ चेंजेस तो ला सकते हैं। उसी चेंज का नाम है आर्टिकल 39A। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो दोस्तों ऐसे कानून बनाए, कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि हर एक व्यक्ति को, चाहे उसका कुछ भी इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड हो, उसको बराबर के मौके मिल पाए न्याय पाने के, जस्टिस पाने के। अब बराबर के मौके कैसे मिलेंगे? जैसे सबसे बड़ी दुविधा वकील को लेके ही आती है, तो उसके बारे में बोला गया है कि कैसे देंगे बराबर मौके? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करके। फ्री लीगल एड का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति है जो क्षमता नहीं रखता है, जो क्षमता नहीं रखता है किसी भी वकील को एंगेज करने की, किसी भी प्राइवेट लॉयर को एंगेज करने की, तो इस व्यक्ति के संबंध में राज्य जिम्मेदारी उठाए कि राज्य अपने खर्चे पर उसको वकील प्रोवाइड करे। इसको क्या बोलते हैं? फ्री लीगल एड। इससे क्या होगा कि जो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि अब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, सच में ऐसा तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी काफी हद तक आप देखोगे हमने वो जो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी लगी हुई थी उस व्यक्ति के ऊपर, उसको हटा दिया। तो हमारा ये जो आर्टिकल 39A है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जस्टिस सिक्योर करता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करके। और जहां तक वो दूसरी वाली बात थी ना, कोर्ट फी वाली बात, मैं कह रहा था कोर्ट फी पे करनी पड़ती है, उसके बारे में सीपीसी के अंदर प्रावधान बनाया गया है। वहां पे बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोर्ट फी देने के पैसे नहीं है तो भी वो सूट फाइल कर सकता है। वहां पे ऐसा प्रोसीजर है। और उसमें कैसे चलता है वो प्रोसीजर कि कल को जब वो व्यक्ति केस जीत जाएगा, जब उसको प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद वो कोर्ट फी पे कर सकता है, शुरू में पे करने की जरूरत नहीं। तो उसमें बोलते हैं कि एज ए पॉपर, PAUPER, एज ए पॉपर वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, चलो वो तो अलग चीज है, मैं सीपीसी पे पहुंच गया पढ़ाते पढ़ाते। भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A दोस्तों बात करता है फ्री लीगल एड की। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 को जब भी पढ़ता हूं तो गांधी जी की याद आ जाती है। क्यों आ जाती है अभी आपको बताता हूं। आर्टिकल 40 क्या कहता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। तो देखो दो ही बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले विलेज पंचायत। अब ये होता क्या है विलेज पंचायत? देखो दोस्तों, डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विलेज पंचायत। किस तरीके से काम करता है? देखो डेमोक्रेसी के संबंध में, देखो दुनिया में इतने सारे देश हैं, सब अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, लगभग हर एक राज्य वो खुद तो कम से कम अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, पाकिस्तान तक कहता है ना। पर हर एक देश की डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। जैसे मोटे तौर पर आपको दो प्रकार की डेमोक्रेसी देखने को मिलेंगे।
एक तो डेमोक्रेसी आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे ऊपर से नीचे की तरफ पावर का फ्लो होता है, जैसे सबसे ऊपर केंद्र में एक सरकार होगी, फिर राज्य में एक सरकार होगी और फिर नीचे कहीं कोई लोकल लेवल पे सरकार काम कर रही होगी। ठीक है, कई देशों में उल्टा सिस्टम लगेगा जहां पे नीचे से ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा होता है, जैसे बिल्कुल लोकल लेवल पे सिस्टम काम कर रहा होगा, उसके ऊपर फिर राज्य के लेवल पे काम कर रहा होगा और उसके ऊपर केंद्र के लेवल पे काम कर रहा होगा। ये जो दूसरी वाली अप्रोच है जहां पे हम लोकल लेवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। गांधी जी का मानना था कि हाँ, अगर हमको सही मायनों में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है अपने देश के अंदर, तो उसकी शुरुआत गांव से होगी। उसकी शुरुआत दिल्ली से नहीं हो सकती, उसकी शुरुआत गांव से होगी। जब गांव में हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा पंचायत का सिस्टम बनाएंगे जो यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करे। यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? उनके पास पर्याप्त पैसा हो, उनके पास पर्याप्त क्षमता हो, जिसके आधार पर वो इंडिपेंडेंट फैसले ले पाए, तब सही मायने में डेमोक्रेसी आएगी हमारे देश में ग्राउंड लेवल पर। और अगर दोस्तों ग्राउंड लेवल पर किसी देश में डेमोक्रेसी आ गई, तो राज्य के लेवल पे लाना या केंद्र के लेवल पे लाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। ये गांधी जी का मानना था और गांधी जी बहुत ज्यादा फेवर में थे एक स्ट्रॉन्ग पंचायती राज सिस्टम के, पर ऐसा नहीं हो पाया उनके जीवित रहते हुए। इनफैक्ट उनके डेथ के बाद भी कई सालों तक नहीं हो पाया। पर आखिर में बहुत लंबे समय के बाद दो भारतीय संविधान में संशोधन किए गए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। इन दो एक्ट्स के माध्यम से 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमारे भारत देश के अंदर पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को लागू किया गया। और ये जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हमारे भारत देश में स्थापित कर दी गई, हो गई है स्थापित। पर अभी भी ये आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ है? विलेज पंचायत तो बन गई है, पर वो विलेज पंचायत यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन नहीं कर रही हैं आज भी। क्यों? क्योंकि जैसी व्यवस्था बनाई गई है कानून के अंदर, ये 73 या 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, दोस्तों वो व्यवस्था ऐसी है जो मजबूर करती है इन विलेज पंचायत को, इन म्युनिसिपैलिटीज को, कि वो निर्भर रहते हैं अपने पैसे के लिए राज्य सरकारों पर, जिसका परिणाम ये होता है कि वो कोई भी अपना आजादी से फैसला ले ही नहीं पाते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले पाते हैं जो शायद सरकार, जो राज्य के लेवल पे पावर में है, उसको नाखुश करे, जिसकी वजह से वो एक तरीके से राज्य सरकार के प्यादे बन के रह गए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहने को तो पंचायत है, पर वो जो पंचायत है इस आर्टिकल के अनुसार यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं दी गई है, उसको सफिशिएंट मीन्स ऑफ टैक्सेस नहीं दिए गए हैं। पैसा ही नहीं, जब टैक्स की पावर नहीं दी आपने अच्छी से, तो उसके पास पैसा ही नहीं आएगा, और पैसे के बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, सरकार कहां से ही चल जाएगी। ठीक है, तो आधा काम हुआ है, आधा काम अभी होना बाकी है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो। ये है दोस्तों आपका क्या, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के बाद दोस्तों बढ़ते हैं आर्टिकल 41 पे। ये क्या कहता है? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। किस तरीके से समझिए, छोटा सा ही है। द स्टेट शेल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है समझना, एंड डेवलपमेंट, मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग the right to work, right to work, right to education and right to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement। समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है प्रावधान। देखो, तीन चीजें हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर अंदर जितना हो सके ये सुनिश्चित करे कि जो लोग
अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं, मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है। ओल्ड एज से सफर कर रहे हैं, मतलब बूढ़े हैं। सिकनेस से सफर कर रहे हैं, मतलब बीमार हैं। डिसेबलमेंट से सफर कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपंग है। ऐसे लोगों को राइट टू वर्क प्रोवाइड करें, या फिर राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करें, या फिर राइट टू पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करें। जैसे खासकर अगर अनएम्प्लॉयड की देखो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, या तो एजुकेशन या फिर वर्क। अगर एजुकेशन नहीं है तो पहले एजुकेशन फिर वर्क, और अगर एजुकेशन है तो वर्क। और जहां तक इन लोगों की बात है, जैसे कि ओल्ड एज लोग हैं, जो सिक लोग हैं, बीमार हैं, और जो लोग डिसेबल्ड हैं, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए पब्लिक असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? पब्लिक असिस्टेंस का मतलब क्या है? इनकी सहायता की जाए। किस रूप में सहायता की जाए? हर रूप में इनका ध्यान रखा जाए। जैसे आप ओल्ड एज होम्स देखते हो, ऐसे होम्स देखते हो जो डिसेबल्ड लोगों के लिए है। हॉस्पिटल्स तो आप देखते ही हो, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जो सिक लोगों का ध्यान रखते हैं। तो ये सब कहां से आ रहा है? इसी आर्टिकल से आ रहा है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। ठीक है? तो क्या क्या? 3 चीजें: राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। और किन लोगों के संबंध में? अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट। ठीक है? क्लियर है? इतना सा बेसिक सी बात है। हाँ, तो हमारा राज्य है, देखो ऐसा नहीं है, राज्य बहुत काम करता है। और राज्य की भी देखो यहां पे लिखी हुई भी है ये बात, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अब दोस्तों, अगर आपकी जेब में है ही 100 रुपए, तो किसी व्यक्ति की उस हद तक ही तो सहायता कर पाओगे, 1000 रुपए की तो कर नहीं दोगे। तो हर एक देश की अपनी एक इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है। उस इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर रहते रहते उसको ये सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो कि हमारे देश की जितनी भी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, जितने भी पैसा है, उसके हिसाब से, उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये व्यवस्था करे। ठीक है? क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 42 पर। और आर्टिकल 42 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैंने आपको बोला था ना कि वर्कर्स से संबंधित कई सारे आर्टिकल आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 42 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल है, केवल 2 बातों की बात करता है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेना, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ये पहली बात हो गई। और दूसरा, मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ, जहां तक पहले वाले पॉइंट की बात है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, वही वाली बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि पहले लेवल पे लड़ाई रहती है कि नौकरी मिले तो सही और जब नौकरी मिल जाती है तो दूसरे लेवल पे लड़ाई हो जाती है कि जो कंडीशंस ऑफ वर्क हो, जिन परिस्थितियों में हम काम करें, वो अच्छी हो। उसी की बात हो रही है। हमारे राज्य की, हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर एक भारतीय व्यक्ति जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, चाहे वो कहीं पे भी काम कर रहा हो, फैक्ट्री में कर रहा हो, मिल में कर रहा हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, जिन भी परिस्थितियों में, जिन भी कंडीशंस में वो काम कर रहा है, वो जस्ट होनी चाहिए और ह्यूमेन होनी चाहिए। जस्ट का तो मतलब आप सभी लोग समझते हो, न्याय पूरक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और ह्यूमेन का मतलब क्या है? ह्यूमेन का मतलब है मानवीय होनी चाहिए। मानवीय होने का मतलब क्या? जैसे हम हैं तो इंसान ही, केवल इस वजह से कि हमको नौकरी पर रख लिया है, आप हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करोगे या जानवरों जैसे काम कराओगे, और नॉट बी राइट। सही बात कह रहा हूं मैं? इसलिए हमारे स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वो एंश्योर करे कि दोस्तों जो कंडीशंस ऑफ वर्क हो वो जस्ट भी हो और ह्यूमेन भी हो। और जो दूसरी बात है मैटरनिटी रिलीफ की। तो कई बार एमसीक्यू पूछ लेंगे आपसे सीधा सीधा कि मैटरनिटी रिलीफ की बात कहां कही गई, तो कौन सा आर्टिकल लिखोगे? 42।
मैटरनिटी रिलीफ क्या, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो पेट से होती हैं, उनको उनके संबंध में हमारा स्टेट ऐसी व्यवस्था करे कि वो छुट्टी ले सकें। और छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं कि उनको नौकरी से निकाल दो, मतलब एक ऐसी परिस्थिति कि उनको काम ना करना पड़े ऐसी अवस्था में, और साथ के साथ उनकी जो भी जरूरतें हैं वो भी पूरी होती रहे, मतलब उनको पर्याप्त पैसा भी मिलता रहे। ये जिम्मेदारी है राज्य की। अब तो दोस्तों मॉडर्न जमाना आ गया है, मैटरनिटी रिलीफ क्या पैटर्निटी रिलीफ की बातें होने लगी हैं। पिताओं को भी छुट्टियां मिलने लगी हैं कई ऑफिसेज में, कॉलेज कॉलेज कह रहा हूं, कंपनीज में। पर हमारा जो भारतीय संविधान है वो केवल और केवल मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, माओ की बात करता है। ठीक है, क्लियर है? तो आर्टिकल 42 के अंदर दो बातें, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, और दूसरा मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क दोनों पे लागू होगी, पुरुषों पे भी महिलाओं पे भी, और मैटरनिटी रिलीफ तो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 42 के अंदर। अब देखो आर्टिकल 43 भी दोस्तों वर्कर्स के ही बारे में है, पर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले पढ़ लेता हूं आर्टिकल, फिर आपको समझाता हूं। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करें, इंडस्ट्री में काम करें, या कहीं पे भी काम करें, अ लिविंग वेज। ये है दोस्तों, इसको आपको लिखना है अपने नोट्स के अंदर। अ लिविंग वेज, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas। अभी इस भाग को बाद में पढ़ेंगे, पहले भाग को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा ये जो आर्टिकल है 43, आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना बड़ा आर्टिकल है, कितनी 50,000 बातें इसके अंदर बोल दी गई हैं, पर दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर केवल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है लिविंग वेज का। तो दो शब्द हैं, एक है लिविंग, एक शब्द है वेज। वेज का मतलब क्या होता है? वेज के मतलब होता है कि आपने अपनी सर्विसेज दी किसी व्यक्ति को, आपने किसी व्यक्ति के लिए काम किया, उस काम के बदले जो आपको रिटर्न में मिला उसको बोलते हैं वेज। पैसा मिला, नॉर्मली तो पैसा ही मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम वेज। ठीक है, अब दोस्तों ये जो वेज होती है, अब अगर इसी के आगे एक शब्द हम और लगा दें लिविंग, तो इसका मतलब बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? लिविंग वेज का मतलब होता है इतनी तनख्वाह या इतना पास पैसा या फिर ऐसी वेज जो पर्याप्त हो, ध्यान से सुनिएगा, जो सफिशिएंट हो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंश्योर करने के लिए, लेजर को एंश्योर करने के लिए, लेजर होता है आराम, और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को एंश्योर करने के लिए। एक मिनट दीजिएगा, पानी पी लेता हूं। बिल्कुल, कोमल ने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो लिविंग वेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वेज जो पर्याप्त हो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए, लेजर एंश्योर करने के लिए, और सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। मतलब आसान भाषा में अगर बोलूं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ना फंस के, इतना पैसा जो पर्याप्त हो
एक अच्छा जीवन जीने के लिए। यहाँ पे पर्याप्तता का मतलब ये नहीं है कि जिससे मैं मर्सिडीज खरीद लूं। यहाँ पे पर्याप्तता का मतलब है इतना पैसा जिससे सारी मेरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाए, और बेसिक नेसेसिटीज मतलब रोटी कपड़ा मकान आ जाए, और उसके अलावा इतना पैसा बच जाए जिससे मेरी एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंश्योर हो जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे बच्चे स्कूल जा पाए, जैसे मेरे माँ बाप को मैं डॉक्टर वगैरह को दिखा पाऊं, जैसे मैं आस पड़ोसियों से मिल पाऊं, उनसे मिलजुल के रह पाऊं, एक आध दिन मेरे को छुट्टी मिल जाए जिससे मैं आराम से जी सकूं, आराम से घर पे परिवार के साथ समय गुजार सकूं। यही सब चीजें हैं जो किसके तैर पे आती है? वैगनार। लिविंग वेज से वैगनार जरूरी नहीं है आ जाए, आ भी सकती है। इतनी बढ़िया गाड़ी है, आप लोग मजाक उड़ाते रहते हो गाड़ी का। टाटा नैनो। अच्छा, ये सब पता है, गाड़ियां जो होती हैं दीज आर लग्जरी गुड्स, ये लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटीज में नहीं आएंगे, ठीक है। तो लिविंग वेज सुनिश्चित की जाती है कहां पर? आर्टिकल 43 के अंदर। और देखो, ये दूसरा पार्ट आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मतलब कुछ भी बात लिख दी है कहीं पे भी एक तरीके से, पर उसको एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये जो दूसरा पार्ट है वो स्पेसिफिकली कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है। बोलता है कि स्टेट क्या करे, ऐसे कानून बनाए, एक ऐसे नियम बनाए जिससे जो कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें अच्छा हो पाए, हम लोग अच्छा करें, ठीक है। बस इतना सा याद कर लो, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें ज्यादा जो याद रखने वाली बात है वो लिविंग वेज वाली बात है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब लेके चलता हूं आपको 43A पर। 43A पर 43A बड़ा छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा आर्टिकल है। ये क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। है छोटा सा पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब हम लेवल 3 पे आ गए हैं वर्कर्स के संबंध में। लेवल 1 क्या था? नौकरी मिले तो सही। लेवल 2 क्या था? कि चलो नौकरी मिल गई तो अच्छी कंडीशंस हो वर्क की, मेरे को लिविंग वेज वगैरह मिल जाए। अब आ गए हम तीसरे लेवल पर, जो बात कर रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए मैनेजमेंट से संबंधित। मैनेजमेंट से संबंधित अधिकार का मतलब क्या हुआ? अब दोस्तों आप खुद सोचो, मैं जैसे आपसे एक सवाल पूछता, मानो दोस्तों कोई भी एक फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का मालिक होगा, मालिक ने उसमें पैसा लगा रखा होगा अपना, सही बात है। तो नो डाउट जो मालिक है उसके लिए तो स्टेक बहुत ज्यादा हाई है, उसके लिए तो वो फैक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, सही बात है। पर दोस्तों जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो भी तो आप देखिए उसी फैक्ट्री पर निर्भर है। अपने देश की कंडीशंस देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखिए, आपको नहीं लगता कि वर्कर्स भी अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए उसी फैक्ट्री पर निर्भर करते हैं? जितना जरूरी उस मालिक के लिए है कि वो फैक्ट्री अच्छे से चले, प्रॉफिट कमाए, उतना ही जरूरी उन वर्कर्स के लिए भी होगा कि वो फैक्ट्री अच्छे से चले, अच्छा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी उसी बात पे निर्भर करती है, सही बात है। तो वर्कर्स के लिए भी स्टेक कोई कम तो है नहीं, केवल इस वजह से कि मालिक ने पैसा लगाया है सिचुएशन में बदलाव तो नहीं होता है, बल्कि अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकली वर्कर्स के लिए स्टेक ज्यादा हाई है। वर्कर्स के लिए कई बार स्टेक ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मालिक की तो हो सकता है और भी 50 फैक्ट्री हो, पर वर्कर्स के लिए तो वही फैक्ट्री है जो कुछ है। इसलिए यहां पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि स्टेट ऐसे नियम कानून बनाए जिससे वो वर्कर्स को मैनेजमेंट में राइट्स दिलवाए। जिस भी इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहा है वो ये सक्षमता को पा पाए कि वो फैसले ले सके अपनी इंडस्ट्री से संबंधित। अब आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा ट्रेड यूनियन का,
हमारे देश में एक एक्ट है पूरा, ट्रेड यूनियंस एक्ट। उसमें क्या होता है कि वर्कर संगठित हो जाते हैं ग्रुप्स में, और उस ग्रुप्स के माध्यम से वो मैनेजमेंट से संबंधित फैसले लेते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो उसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों यहीं से होती है कि वर्कर्स को किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी अंडरटेकिंग में, किसी भी कंपनी में जिसमें भी वो काम करते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित राइट्स मिल पाए। सही बात है, वर्कर्स अपने लिए खुद फैसले बनाए ना, वर्कर्स अपने लिए खुद नियम बनाए, खुद कानून बनाए। क्यों कोई मालिक ही बनाएगा? उनका भी उतना ही स्टेक है, उनकी भी से होनी चाहिए। सही बात है। ये सारी बातें कहां से आती हैं? 43A से। अब लेके चलता हूं आपके फेवरेट आर्टिकल पर, जो हमेशा गर्म ही रहता है हॉट टॉपिक ऑलवेज, जो कि है, अच्छा अभी नहीं, एक छोड़ के मैं खुश हो गया था कि हम लोग आर्टिकल 44 पे पहुंच गए, बीच में एक और है, आर्टिकल 43B, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट voluntary formation, autonomous functioning, democratic control, and professional management of cooperative societies. Of cooperative societies. कुछ भी नहीं है इसमें समझने के लिए, बस एक ही शब्द है दोस्तों समझने वाला, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को आप, एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, जैसे कि कोई कंपनी है। फॉर एग्जांपल जो फोन आप चलाते हो, जो लैपटॉप में आप मुझे देख रहे हो, किसी कंपनी का है। वो क्या है? एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें कई सारे लोगों ने मिलकर वो बनाई होगी, कई सारे लोग काम करते होंगे उसके लिए। इसी तरीके से एक और प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे फर्म है। आपने देखा कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, दो लोग मिलकर कोई व्यापार को कर रहे हैं। इसी तरीके की एक और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा क्या है? इसका फंडा है कि मान लीजिए कई सारे लोग हैं, 100-50,000 लोग हैं जो एक ही जैसा काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में ले लो, मानो 1,000 लोग हैं जो डेयरी बिजनेस को चलाते हैं, दूध को बेचते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये 1,000 के 1,000 लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं और मिलके काम करने लगें, उससे क्या होगा? ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ये फंडा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उसका रिजल्ट है हमारे भारत देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल, वेरी गुड, अमूल। अमूल क्या है? अमूल कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने अच्छी खासी कंपनियों की बैंड बजा रखी है। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट की रेंज हो, और क्या प्रॉफिटेबिलिटी, और कैसे बना अमूल या कैसे फंक्शन करता है। कई सारे लोग जो एक जैसा व्यापार कर रहे थे, वो मिलके आए, उन्होंने एक संस्था का गठन किया और सोचा कि हम मिलके काम करते हैं, और बनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्योंकि कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए ये जरूरी होता है कि उसके अंदर डेमोक्रेसी बनी रहे। मतलब हर एक व्यक्ति को जिसका उसके अंदर स्टेक है, उसकी से बनी रहे, उसको अपनी बात को रखने का, कहने का मौका मिले, और वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपना आजादी से काम करे, आजादी से काम करे। और उसकी जो गठन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो गठन है, वो वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए। कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया जाए कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ ही बनाओ। लोग अपनी स्वेच्छा से एक दूसरे से जुड़े और जुड़कर काम करें। ये है फंडा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और ये कहां पे लिखी हुई है बात दोस्तों? आर्टिकल 43B के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों अगले आर्टिकल पे लेके चलता हूं आप लोगों को, आर्टिकल 44, वही हॉट टॉपिक वाला छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44। ये किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की।
यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। ये क्या कहता है? द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. A uniform civil code throughout the territory of India. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है। दोस्तों देखो, हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कई कई प्रकार के कानून होते हैं। कुछ कानून तो ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस जेंडर का है। पर कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं होते, वहां पे धर्म, जाति वगैरह के कारण से फर्क पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉ का एग्जाम्पल दे दो। अगर कोई व्यक्ति है जिसने दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, अब फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हमारे आईपीसी के अनुसार, अब जो नया कानून आ जाएगा फिर बीएनएस के अनुसार, उसको वही सजा मिलेगी जो सजा उसकी बनती है। उसमें उसकी जाति धर्म का तो कोई रोल होगा नहीं। इसी तरीके से मानो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और आगे चल के उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध में भी कानून इस बात को बिल्कुल महत्व नहीं देगा कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला व्यक्ति हिंदू था या मुसलमान था या फिर सिख था या फिर ईसाई था। सही बात है, कानून वही रहेगा। सही बात है। पर कुछ कानून हैं जहां पे इस बात का फर्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों की शादी हो रही है, तो कब माना जाएगा कि वो शादी हो गई है, कब वो वैलिड मानी जाएगी, कब वो इनवैलिड मानी जाएगी, यहां पे हम देखेंगे कि वो व्यक्ति किस धर्म का है, उस अनुसार हम देखेंगे कि उसकी शादी वैलिड है या नहीं। हिंदू होगा तो अलग नियम होंगे, मुस्लिम होगा तो अलग नियम होंगे, क्रिश्चियन होगा तो अलग नियम होंगे। इसी तरीके से मानो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डाइवोर्स दे रहा है, यहां पर भी इस बात का बड़ा महत्व होगा कि वो व्यक्ति कौन से धर्म का है, क्योंकि हिंदू होगा तो अलग नियम होंगे, मुस्लिम होगा तो अलग नियम होंगे, सिख होगा तो अलग नियम होंगे। इसी तरीके से मानो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एडॉप्ट कर रहा है अपने बच्चे के तौर पर, यहां पे भी इस बात का बहुत महत्व होगा कि वो हिंदू है, कि वो मुस्लिम है, कि वो ईसाई है, कि वो पारसी है, क्योंकि नियम अलग अलग होंगे। ये जो पूरा एस्पेक्ट है इसको हम बोलते हैं फैमिली लॉ, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैरिज आ गया, डाइवोर्स आ गया, एडॉप्शन आ गया, मेंटेनेंस आ गया, लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। और ये सारी चीजें धर्म के अनुसार बदलती हैं। जो मेन एस्पेक्ट है, यूनिफॉर्मिटी की जो डिमांड है, वो इन्हीं कानूनों के संबंध में है। और सिविल कोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे कानून सिविल कानून कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसकी बात हमारे भारतीय संविधान में लिखी हुई है, जब से हमारा भारतीय संविधान एडॉप्ट हुआ है, और बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है। अभी तक तो नहीं आया है। डिबेट बहुत हो चुकी है, लड़ाई झगड़े बहुत हो चुके हैं, दंगे बहुत हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं, पर अभी तक तो नहीं आया है। अब कब आएगा भगवान जाने, जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए तो ये डीपीएसपी का ही पार्ट है। ठीक है, चलो ये हो गया दोस्तों आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। अब दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45। बड़ा छोटा सा प्यारा सा आर्टिकल है। ये क्या कहता है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Until they complete the age of 6 years. अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको दोस्तों इस प्रोविजन को समझना है तो आपको याद करना होगा, मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 21A, जो राइट टू एजुकेशन की बात करता था। और वो क्या कहता था? वो कहता था कि हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से लेके 14 साल के बीच में है, उस बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। तो हर बच्चा
जिसकी उम्र 6 साल से लेके 14 साल के बीच में है उसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। ये कहां पढ़ा था? आर्टिकल 21A में। क्या बेंचमार्क था? 6 से 14 साल। तो जो बच्चे 6 साल से कम के हैं उनके संबंध में फंडामेंटल राइट तो नहीं है बच्चों, पर डीपीएसपी जरूर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जरूर है। कहां पे दिया गया है? आर्टिकल 45 में। और क्या बोला जा रहा है कि हर एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से कम है उसके संबंध में राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रावधान बनाए, ऐसे कानून लेके आए कि उसको एजुकेशन मिले, उसको चाइल्डहुड केयर मिले। तो 6 साल से कम के बच्चे कवर हो जाते हैं आर्टिकल 45 में, उनकी शिक्षा, उनकी केयर। और 6 से लेकर 14 साल के बच्चे कवर हो जाते हैं दोस्तों आर्टिकल 21A के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां पे हमारा आर्टिकल 45 भी कवर हो गया। क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो? हमने तो सोचा है ना आज डीपीएसपी खत्म करेंगे। डीपीएसपी बच्चे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर 2 क्लासेस खराब करी जाए। एक ही क्लास में कर लेते हैं। अभी हमारे पास 20 मिनट बचा हुआ है, हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है ज्यादा। क्यों इतना हम लोग खींच रहे हैं बिना बात के अननेसेसरी? इतना इंपॉर्टेंट होता तो मेरे को कोई इशू नहीं। देखो फंडामेंटल राइट मैंने कहा आपको आराम से कराए ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मेंस में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, खत्म कर दूं? खत्म कर लेते हैं। फिर क्या करूंगा ना, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें केसेस करा दूंगा। आपने एक साथ आर्टिकल्स पढ़ लिए, फिर एक साथ केसेस पढ़ लेना, हो जाएगी पूरी तैयारी। आपके ही भले के लिए बोल रहा हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ही भले के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चल आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत और रखो, बस 20 मिनट और दे दो। अगर एक आध आर्टिकल छूट रहा होगा तो मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं है। अभी देख लो, आर्टिकल 46 को देखते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ये क्या कह रहा है? The state shall promote with special care the educational and economic interest of weaker sections of the society and in particular of scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. फिर से वही बात बोलूंगा, भाषा में मत उलझिए, छोटी सी बात है जिसको याद रखिए। आर्टिकल 46 ये कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, और जब मैं वीकर सेक्शंस की बात करता हूं तो खासकर जो शेड्यूल्ड कास्टेस हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। ये सुनिश्चित की जाए कि उनको शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित की जाए कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों, जैसे कि उनको नौकरी मिले, उनको पैसा मिले, और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार से उनके साथ सामाजिक अन्याय ना हो पाए, सामाजिक अन्याय ना हो पाए, और उनका कोई भी व्यक्ति शोषण ना कर सके, एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो आर्टिकल 46 में स्पेसिफिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की बात हो रही है, खासकर शेड्यूल्ड कास्टेस की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। बस अगर आप केवल वीकर सेक्शंस भी याद कर लोगे, इतना काफी है, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। हाँ चंचल याद दिला रही है, सर 1 केस लेफ्ट। ठीक है, ठीक, चिंता मत करो, मैं कराए बिना उसको जाऊंगा नहीं। ठीक है, वैसे लटक बहुत ज्यादा ही गया वो आर्टिकल 40, आर्टिकल 47, और आज नहीं रह पाएगा तो मैं कल करा दूंगा माँ मेरी। ठीक है, क्योंकि कल मैं इसके भी सारे केसेस पढ़ाऊंगा, तो केसेस का माहौल होगा, इन्हीं के साथ निपटा दूंगा। ठीक है, चलो आर्टिकल 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन and the standard of living of its people and the improvement of public health as its primary duties, and in particular, ये important है, यहां से पढ़ना important है, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption
except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. तो दो बातें हैं, बारी बारी से समझते हैं। देखो, पहली बात तो यूनिवर्सल है, वो कहती है कि हमारे राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि हमारे भारतीय व्यक्तियों को एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मिले जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा बने। पहली चीज, उनके जो हमारे जो भारतीय व्यक्ति हैं वो एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिए, ठीक है, और वो सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पब्लिक हेल्थ अच्छी होगी हमारे समाज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होगा ही होगा। तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखना है, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है। पर ये तो चलो बेसिक बेसिक सी बातें हैं। जहां से क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू, वो यहां से बनेगा दूसरे भाग से। हमारा जो आर्टिकल 47 है वो कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोहिबिशन लगाएगा। किस पे प्रोहिबिशन लगाएगा? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के कंजम्पशन पर। केवल और केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए, मतलब दवाई वगैरह के पर्पस के लिए हम इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को और ड्रग्स को ले सकते हैं, उसके अलावा प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसको लेके हमारा राज्य सबसे बुरी तरीके से फेल हुआ है आज तक और हो रहा है रोज। जिस लेवल पे हमारा कल्चर या फिर हमारे कल्चर में जिस लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को लेके, इन शराबों को लेके और इन ड्रग्सों को लेके, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेसिडेंट है जिसके परिणाम शायद हमको आज नहीं दिख रहे हैं, पर आज से 20 साल बाद हमारे देश के लेवल पर जरूर दिखेंगे। बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट है ये। एक ऐसी चीज है जिससे अमेरिका पिछले 50 सालों से जूझ रहा है और आज तक उभर नहीं पाया है, आज तक नहीं। पूरी दुनिया भर का पैसा होने के बावजूद वहां हर दूसरे घर में एक बच्चा ड्रगिस्ट है। हर दूसरे घर में एक बच्चा जो ड्रग की रिकवरी कर रहा है। वही हाल हमारे भारत देश का होने वाला है। उसी दिशा में बिल्कुल हमारा भारत देश बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर इन ड्रिंक्स की और ड्रग्स की इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि उसको आम बात माना जाता है। और डीपीएसपी हमारे भारतीय संविधान में राज्य को यह जिम्मेदारी दे रखी है कि वो इन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को और ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करे। पर वही बात, पैसे के आगे सब झुकता है, सरकार भी झुकती है, क्या करें। तो इसको याद रखिएगा अगर एमसीक्यू बनता है तो। अब दोस्तों लेके चलता हूं आपको आर्टिकल 48 पे। ये छोटा सा आर्टिकल है, ये बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and in prohibiting, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आएगा, prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। तो दो बातें हैं, दो बातों को बारी बारी से समझेंगे, यहां पे ब्रेक लगाते हैं। देखो पहला हिस्सा क्या कह रहा है? पहला हिस्सा कह रहा है कि हमारे राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, ये मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे हो। हम आज भी वो पुराने घिसे पिटे नियम कानून ना फॉलो करें अपने एग्रीकल्चर में या एनिमल हस्बेंड्री में। साइंस के अनुसार मॉडर्निटी, जो मॉडर्न मीन्स है, उनका इस्तेमाल करें, अपने उत्पादन को बढ़ाएं, क्वालिटी को बढ़ाएं। पहली चीज, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जो गाय हैं, उनके जो बछड़े हैं, उनके अलावा बाकी के जो कैटल हैं,
जो भेड़ बकरी वगैरह है, उनके स्लॉटर पे प्रोहिबिशन लगे। स्लॉटर का मतलब क्या होता है? उनकी हत्या पर। अब ध्यान से सुनिए कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया कैसे चलती है। दोस्तों, जो भी जीव जंतु हैं जो दूध देते हैं, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गए, बकरियां हो गई, इनके संबंध में व्यापार कैसे चलता है? इनके दूधों को निकाला जाता है, उसको बेचा जाता है मार्केट में। तो जो भी व्यक्ति जो दूध का व्यापार कर रहा है, उसके लिए महत्वता किस बात की है? कि वो जानवर दूध दे रहा है। पर दूध देना एक नेचुरल प्रक्रिया है, और नेचुरल प्रक्रिया कोई भी हो, एक समय पर तो वो रुकती ही है। एक उम्र के बाद वो गाय, वो भैंस, वो बकरी, वो भेड़ सक्षम नहीं रहता है दूध देने का। तो वो क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉट कैटल, मतलब अब वो दूध नहीं दे सकता। तो उनके जो मालिक हैं उनके लिए वो कबाड़े के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे हम अपने घर का कबाड़ा, पुराना जो अनयूजफुल चीज होती है, उसको कैसे उठा के फेंक देते हैं, ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, इन पशुओं को बेच देते हैं उनकी स्लॉटरिंग के लिए। जैसे आपके घर में कोई सामान है, मानो पुराना कूलर है, खराब हो गया, आप क्या करोगे? इसे कबाड़े में बेच दोगे कि उसके लोहे का जो भी आपको 10, 20, 50 रुपए मिलते हैं उसको ले लोगे। सही बात है। ऐसे ही ये लोग करते हैं कि अब उनका दूध तो दे नहीं रही वो गाय या वो भैंस, दूध तो दे नहीं रही, तो उसको सेल ऑफ कर देंगे किसी कसाई को, उसके शरीर का दाम ले लेंगे। अब वो कसाई क्या करेगा? उसकी कटाई करेगा, उसे मार डालेगा और उसके शरीर को बेचेगा मांस के तौर पर। और ये बिल्कुल एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ बिजनेस है। बिजनेस में इमोशंस का और दया का कोई दूर दूर तक नाता होता नहीं। पर दोस्तों, हम फर्क तो करना ही पड़ेगा ना, एक कूलर में और एक जीवित व्यक्ति में फर्क तो करना पड़ेगा। गाय और कूलर में फर्क है कि नहीं है? और गाय छोड़ो, भैंस और कूलर में भी फर्क है, बकरी और कूलर में भी, भेड़ और कूलर में भी फर्क है ना, होना चाहिए ना। बस उसी की बात हो रही कि उनके स्लॉटर को प्रोहिबिट करना है। फिर वो चाहे ड्रॉट कैटल हो, चाहे मिल्च हो, चाहे वो दूध देते हो चाहे ना देते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ दोस्तों आर्टिकल 48A पे। ये क्या बात करता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो इतना छोटा सा आर्टिकल है, प्यारा सा। ये क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। हमारे स्टेट की ये जिम्मेदारी है बच्चों कि वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करे। और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या जरूरी है? कि जो हमारे फॉरेस्ट है, जो हमारे जंगल हैं, उनको सेफगार्ड किया जाए। और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जो जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित किया जाए। इकोलॉजिकल बैलेंस तभी तो बनेगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर हर एक चीज, हर एक पशु, हर एक जीव जंतु का अपना महत्व है। वो उस इकोलॉजिकल बैलेंस का पार्ट है। अगर हम कहीं पर भी किसी भी दिशा में अगर एक्सट्रीम गए तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा और पूरी ही पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधी बात है, उसे कोई चाहे माने चाहे ना माने। ठीक है, तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वो क्लीन एनवायरनमेंट दे पाए हम भारतीय लोगों को, जिसके लिए जंगलों को भी सुरक्षा की जाएगी और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और देखो आर्टिकल 21 में भी इसको ट्रेस किया जाता है। आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ लिखा है, वहां पे माना जाता है कि उसके अंदर इंक्लूड होता है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो इंटरप्रिटेशन को काफी ब्रॉड कर दिया गया है। ठीक है, पर डीपीएसपी की बात करूं तो आर्टिकल 48A में लिखी हुई है एनवायरनमेंट की बात, फॉरेस्ट की बात और वाइल्ड लाइफ की बात। ठीक है, बस 5 मिनट तो दे दो, बस 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स बेटा, बिल्कुल आखिरी में आके क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद आता है आर्टिकल 49 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये क्या कहता है? इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट
to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under law made by parliament of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal, export as the case may be. बहुत छोटी सी बात है, एक लाइन की बात है. आर्टिकल 49 के अंदर दोस्तों स्टेट की ये जिम्मेदारी है. आर्टिकल 49 के अंदर स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स का मतलब समझते हो क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स का मतलब, अच्छा मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. जो हमारे देश के अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे ताजमहल, जैसे कि रेड फोर्ट, तो जो भी सारी ऐसी जगह हैं, इनका क्या है, इनकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखते हैं. ये हमारे देश की हिस्ट्री बताते हैं, उसके कल्चर का पार्ट है, हमारी पहचान है. तो इनकी सुरक्षा की जाए जिससे ये खराब ना हो, जिससे कि इनका रिमूवल ना हो, इनका डिसफिगरमेंट ना हो. ये सारी बातों का ध्यान रखना भी स्टेट की जिम्मेदारी है. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारी स्टेट अच्छा खासा मोटा खर्चा करती है इन सारे मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. आपको कुछ नहीं याद रखना, आर्टिकल 49 याद रखना है और ये एक शब्द याद रखना है, मॉन्यूमेंट. अगर आप इतना याद रख लोगे तो इतना काफी है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है. अब बच्चे 2 आर्टिकल बचे, हम 2 आर्टिकल के लिए आप मेरे को इतना परेशान कर रहे हो. रुक जाऊं? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो हम लोगों ने आर्टिकल 49 तक कवर कर लिया है. ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 50 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं लूंगा 5 मिनट समझाने के लिए, तो आप हड़बड़ाओ मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले आर्टिकल 50 करेंगे, फिर आर्टिकल 51 करेंगे, और फिर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ लेंगे, और फिर जो भी केसेस हैं हमने लोगों ने जो डीपीएसपी के अंदर पढ़ने हैं उनको पढ़ लेंगे. ठीक है, तो कल के सेशन का हमारा ये एजेंडा रह जाएगा. और कल ही फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को एक ही साथ, डीपीएसपी वाले आधे अधूरे क्या क्वेश्चन कराऊं. ठीक है, चलो. तो अब सभी लोगों से अब कल मुलाकात होगी. एक बार बच्चे आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार कल की क्लास से पहले आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 49 तक जहां तक मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, उसको बच्चे रिवाइज जरूर करना, जरूर रिवाइज करना, और कोशिश करना कि थोड़ा बहुत लिखो, किसी भी आर्टिकल पे लिखो, 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन, 1 पैरा 2 पैरा जरूर लिखना. ठीक है, बाकी कल आपका मैं डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट खत्म करा दूंगा, केसेस कवर करा दूंगा, और प्रेसिडेंट के टॉपिक से शुरू करवा दूंगा. ठीक है, चलो अब आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कल. थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए. बाय बाय. कोई बात नहीं बेटा, आप अपना एंजॉय करो. चलो मिलते हैं कल. सी यू, बाय बाय.